तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है आपका और आता भी है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है क्या होता है, जहाँ पर बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट हो उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ, मतलब जहाँ से बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, या कहो जहाँ से बॉडी को ऐसे पकड़ लो रुकी रहे बैलेंस, जैसे पेन है, अब ऐसे मान लो हमने यहाँ पकड़ा रुका हुआ है पेन, ये तो यही पॉइंट इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। ऐसे जो है कोई चीज़ है ऐसे हम रख दें इस पर इक्विलिब्रियम ऐसे रुका रहे तो समझ लो वही पॉइंट हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ, जहाँ बॉडी का टोटल मास काम कर रहा हो उसी कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में समझते हैं। एक पॉइंट ये है कि कोई बॉडी ब्रेक होती है तो ब्रेकिंग के पहले जो सेंटर ऑफ मास होगा ब्रेकिंग के बाद भी वही होगा। मतलब क्या हुआ इसका, इधर देखिए, जैसे कोई पार्टिकल है ये रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट में है, रुका हुआ, वेलोसिटी 0 है। अब ये कई सारे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है ये, तो इन पार्टिकल सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो भी यहीं पर रहेगा जहां पहले था, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है सारे अपने आप मूव करेंगे। सेंटर ऑफ मास पोजीशन जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी। ठीक, कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा था और वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं उनका पाथ, उनके सेंटर ऑफ मास का पाथ भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है और ब्रेक होता है कई सारे पार्टिकल्स में, तो जो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स हैं वो भी स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। तो कोलिजन के ब्रेकिंग के पहले जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की रहती है ब्रेकिंग के बाद भी वही रहती है। कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है और ब्रेक हो जाती है तो सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ आ रहा था, नीचे। अब नीचे कैसे आ रहा था, ये पेन है, पेन आ रही थी तो सेंटर ऑफ मास यही तो है। अब पेन आ रही, सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, आ रहा है। अब ब्रेक होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर ऑफ वो भी कहाँ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट कि ब्रेकिंग के पहले जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की होती है ब्रेकिंग के बाद भी वही रहती है। दूसरा पॉइंट समझो, कोई बॉडी ये लीनियर, ये बॉडी ऐसे चल, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ है, अब ये यहाँ आ गई, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, अब ये और आगे आ गई, यहाँ आ गया। लेकिन कोई सर्कुलर ऐसे रोटेट कर रही है, ब्रेकिंग वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रोटेट कर रही है, तो जब रोटेट कर रही तो फिक्स पोजीशन है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज, लीनियर मोशन कर रही है तब तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या कर रही है, बदल रही है। लेकिन सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो लीनियर मोशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलती है जबकि सर्कुलर मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका। तीसरा पॉइंट आते हैं, अब देखिए, होमोजीनियस कोई बॉडी, जैसे रॉड है ये, इसका सेंटर ऑफ बिल्कुल कहाँ काम करेगा, बीच में। कोई स्फीयर है, कहाँ काम करेगा, बीच में। चाहे हालो चाहे सॉलिड हो। कोई डिस्क है, कहाँ काम करेगा, सेंटर पे काम करेगा। कोई रिंग है, कहाँ काम करेगा, सेंटर पे काम करेगा इसका। ठीक, कोई ट्रायंगल है, होमोजीनियस मतलब हर जगह बराबर, तो बताओ कहाँ होगा, जहाँ इसकी सेंट्रोइड ये यहाँ पे काम करेगा। कोई स्क्वायर है तो जहाँ डायगोनल काटेंगे वहाँ काम करेगा। कोई रेक्टेंगल है
क्लियर हो गया? कोई एल शेप की बॉडी है ये, ठीक। और देखिए कोन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आईटी तक पूछा गया है। इसकी हाइट मान लो h है, तो सेंटर ऑफ मास यहां से बेस से कितना h/3 नहीं h/4 और वर्टेक्स से 3h/4। ध्यान समझो, कौन है शंकु, तो बताओ बेस, ये बेस से कितना h/4 और वर्टेक्स से कितना। अब मान लो स्टेशन इधर उधर हो जाएगा में, तो ध्यान दिया करो, वर्टेक्स इधर मास कम होगा, इधर मास कम होगा, सेंटर ऑफ मास दूर पे होता है। जिधर मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी तरफ होगा, तो बेस तरफ मास ज़्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास इसके नज़दीक होगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई h/4 और ये डिस्टेंस कितनी हुई, ऐसे पूछ लिया गया था। मेडिकल में भी आया, इंजीनियरिंग भी, आईटी में पूछा गया था इसे। दूसरी बात यह हो गई कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी अंदर बाहर का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये बॉडी है ये, और सेंटर ऑफ मास बाहर है। अब ये देख लो रिंग वाले केस में मास तो यहाँ है ना, लेकिन सेंटर ऑफ यहाँ सेंटर ऑफ मास, यहाँ तो मास नहीं है ना, तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये सारे 3-4 पॉइंट्स आपके सेंटर ऑफ मास के होंगे। ओके, अब देखिए बहुत बढ़िया चैप्टर है। डिपेंड किस पर करता है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ओनली ऑन द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर रिलेटिव पोजीशन। मास पर डिपेंड करेगा, नज़दीक है कि दूर है, मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं, इसी पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड नहीं करता है। बाकी जो हमने बताया वो सारा पॉइंट्स आपके यहाँ पर है। ये चार्ट हमने बना जो बता रहे थे, हॉलो स्फीयर है, कहाँ पर होगा, ये सब होगा, तो इसमें केवल मतलब कि ये हो गया बस। सॉलिड कोन या पिरामिड है तो उसका जो है कहाँ पे हो जाएगा, एक्सिस से 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स वेयर h इज द हाइट ऑफ द कोन। बाकी ये सब कॉमन से चीज़ें हैं, कोई ऐसी नहीं। अब जरा ध्यान दो, अब ये थियोरिटिकल चीज़ें, इनको अपना जो भी बताए थे उन्हीं में से हैं ये। इधर देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना कितना, पहले वो समझ लो। एक तो पढ़ना है कि कई सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे इतने लोग हो, सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये सबका मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। दूसरा पढ़ना वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी में एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। अगला पढ़ेंगे किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। 2-3 क्वेश्चन उसमें से कहा जाता है, जैसे अब ये रॉड है, रॉड नॉन यूनिफॉर्म हो, ऐसे मोटा होता जाए, अब इस समय सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वहाँ किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और लास्ट पढ़ना होता है, जब किसी बॉडी से कोई बॉडी काट के निकाल दी जाए तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। लगभग एक ही 2 फार्मूले जो पूरे टॉपिक में चलते रहेंगे, तो ज़्यादा फार्मूला भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको याद हो जाएगा। अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं 2 बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। 2 बॉडी हैं। अब बताओ 2 बॉडी में, इधर ध्यान दीजिए, ये मास m1 है और ये मास m2 है।
ये हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2। अब हमें ये बताइए कि मान ली इधर 10 kg है और इधर 2 kg है, तो सेंटर ऑफ मास 10 kg की तरफ शिफ्ट होगा कि 2 kg की तरफ? 10 kg, तभी ये बैलेंस होगा। इसका मतलब हुआ इफ m1 ग्रेटर देन m2, तो x1 जो होगा लेस देन क्या होगा? ये बड़ा है तो ये कम होगा। फिर बताइए इफ m1, मतलब उल्टा कर दो तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास इसकी साइड में हो जाएगा। अब बताइए यदि m1 बराबर m2 हो जाए तो x1 इज, रुक जाओ, m1 जो है m2 ग्रेटर देन m1 हुआ, ये बड़ा है तो हाँ, तो ये हो जाएगा x2 लेस देन x1। कुल मिला के बात यहाँ से ये समझ में आ गई है कि m जो है वो इन्वर्सली क्या होता है। तो यहाँ से m1 अपान m2, x2 अपान, तो यहाँ क्या मिल गया? लेकिन ये फॉर्मूला केवल 2 बॉडी सिस्टम के लिए काम करेगा, 2 से ज़्यादा काम, तो उसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन। चलो निकालो सब लोग इस क्वेश्चन को। तो HCl मॉलिक्यूल है, एक H है और इधर क्या हो गया? Cl हो गया, और इसका मास 1, तो इसका मास हो गया 30 पॉइंट, सेपरेशन कितना दिया है? 1.2। तो हम मान लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ मास है x डिस्टेंस पे, तो ये कितना बचा? 1.27 माइनस, अब निकालो तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके, कितना आया? अरे सीधे m1 x1 इज इक्वल टू, तो 1 इंटू एक्स बस। इधर ले आइए तो ये आ जाएगा कितना? तो सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालने जा रहे हैं ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। या हम कह सकते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका अलग अलग है। 2 बॉडी सिस्टम निकाले थे हम लोग, m1 x1 इज इक्वल टू m2। अब निकालने जा रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये ले लिया हमने इस तरह से, x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, m1 m2 mn, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, r1 r2 एंड rn। तो यहाँ से RCM, ये फॉर्मूला होता है m1 अपान ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। ठीक, जितने पार्टिकल्स हैं उतना रख लिया करेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं होगा, हम इसी से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, जैसे इतने लोग बैठे हो तो कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास होगा सबका। तो हम ये देखेंगे, ये ओरिजिन मान लिया तो x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, z हो गया। तो हम ये देखेंगे x एक्सिस कितनी डिस्टेंस पे, y से कितनी डिस्टेंस पे और z से कितनी डिस्टेंस पे, ये निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा जो हो जाएगा XCM m1 x1 अपान ये वेक्टर और ये भी वेक्टर। सिमिलरली YCM
m1 अपान ZCM m1 Z1 अपान अब लगभग यही फार्मूला पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, कोई कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं है, चैप्टर सभी लोग कर सकते हो। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि 4-6 पॉइंट सेंटर ऑफ मास के, कि जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट हो वही क्या होता है सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। अब पूछ लिया जाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम कहाँ से, हम लोग में क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। फिर हमने बताया था कि बॉडी ब्रेक होने से पहले सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है ब्रेक होने के बाद भी वही होती है। जैसे कोई बॉडी ऐसे डाउन ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ मास भी नीचे जा रहा है। अब ये कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, तो जो सारे पार्ट्स हैं उनका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। उसका रीज़न हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो mg पहले भी लग रहा था डाउनवर्ड्स और mg अब भी डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो सेम फोर्स काम कर रहा है, इसलिए जो है सेंटर ऑफ मास जैसे पहले था वैसे ही बाद में होता है। उसका रीज़न ये होता है। ठीक, तो ये हम लोग वहाँ टू बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़े थे, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। आज पढ़ने जा रहे हैं कई सारे बॉडी के लिए, तो वो तो 2 ही के लिए काम करेगा, लेकिन ये फार्मूला आपका 2 के लिए भी काम करेगा, 2 से ज़्यादा के लिए भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। तो इन्हीं पे आज हम लोग काम करने जा रहे हैं और इस पर क्वेश्चंस आपके हैं। चलिए देखिए अब इसको, इसमें बस थोड़ा सा रोल कोऑर्डिनेट का है, बस पॉइंट डिफाइन करने का। अब जैसे 4 particles each of mass 2 kg are placed at the corner of the square of the side 4 meter। ये 4 मीटर है। ठीक, और जो पार्टिकल्स है वो 2 kg के हैं। तो हमें ये निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं और इधर लेते हैं एक्स एक्सिस, और इधर क्या मान लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, यहाँ पर 2 kg, ये भी 2 kg। ठीक, इधर देखिए, जेड एक्सिस हो गया, साइड सारी 4 मीटर की हैं। ठीक, इनके नाम कर दिए, इसको हमने कहा बी, सी, इसका नाम हो गया। तो इधर हमने लिखा पार्टिकल। ठीक, कौन से हैं, फिर लिखा हमने मास, फिर हमने लिखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड पार्टिकल आपका जो है ए, मास इसका 2 kg, बी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड, ये बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 0 0 एंड 0। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा। बी का
अच्छा, एक चीज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दें तो आगे चल रहे हैं हम जरा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो फॉर्मूला आपका RCM आया है, इसी में जहां मास है वहां वेट रख दो, तो RCG कह लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लेंगे। और ये आपका हो गया M1। ठीक, अब इसमें देखिए, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहीं कम स्पेस, जहाँ कम जगह के पार्टिकल्स हमारे नज़दीक रखे होंगे, तो उनके लिए, सबके लिए जी की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब मान लो अब यहाँ इतने लोग हो, सबके लिए जी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन बहुत डिस्टेंस पे होगा, कोई माउंटेन हो, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जी बदलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब G1 = G2 = Gn सब सेम है, तो हर जगह जी क्या हो जाएगा, तो RCG जो हमारा हो जाएगा M1 R1 M2 R2 अपान और ये है क्या, ये क्या है, अब ये RCM है कि नहीं, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया, चाहे हम सेंटर ऑफ मास कहें चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहें, दोनों का मतलब क्या होता है, इसीलिए जो मन होता हम बोल जाते हैं। हाँ, बहुत दूर पार्टिकल हैं तो तब तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जी चेंज हो जाएगा वहाँ पर चेंज होगा। लेकिन नज़दीक कोई ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, इसीलिए हम लोग कभी कभी जो मन होता बोलते रहते हैं, कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, कहीं सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम हो जाता है। ठीक, बाकी और कुछ इसमें और पूछा नहीं जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है 3 पार्टिकल masses 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम are placed at the vertices of the equilateral triangle of 1 मीटर। ये ठीक, ये 1 मीटर का साइड दिया गया है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, अब इनका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, समझिए ध्यान से। 50 ग्राम 100 ग्राम, तो ये हम 50 ले लेते हैं, इसको हमने 100 कह दिया, इसको 150 कह दिया। ठीक, यहीं पर ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस एंड ठीक, फिर वही स्टोरी इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा। अब हम वो चार्ट नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि चार्ट बनाओगे टाइम लगेगा, तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिख देना। चलो बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, बी का कोऑर्डिनेट बताओ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, अरे 1 है यार, 1 मीटर दी गई है ये, तो यहां से यहां तक ये x हो गया 1 और y 0 हो गया, तो 1, C का बताओ। अभी हमने क्या बताया, सीधे लटक जाया करो ये, तो x कितना हुआ 0.5 हुआ और y ये हुआ, ये हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से।
चाहे पाइथागोरस लगाओ, चाहे tan थीटा cos थीटा यूज कर लो। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये साइड हमारी, इसका नाम देते हैं, इसको हमने m नाम दे दिया, ठीक। तो ये बताइए cm की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? cm की वैल्यू हो जाएगी √1² माइनस पॉइंट, पाइथागोरस लगाए यहाँ पर। अब बताओ क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट कितना आ जाएगा? 0.7। और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 75 10⁻⁻²। 75 को लिख सकते हो 25 × 3, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? तो 5√3, और इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 10⁻⁻1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ लिख दे रहा है। क्लियर हुआ सबको? तो इसका जो कोऑर्डिनेट सी का आ जाएगा वो हो जाएगा 0.5, 0.5 बोल दो। अब XCM निकालिए। XCM M1 50 ग्राम, ये X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, तो 0। और बताइए, प्लस 100 इंटू 1 प्लस 150 इंटू अपान 50 प्लस 100 प्लस। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमने यहाँ बदला नहीं। क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए यहाँ भी ग्राम, 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 तो ग्राम से ग्राम क्या हुआ? तो इसलिए नहीं चेंज किया, ठीक। तो जो ये यूनिट रहेगी उसी में आ जाएगा x का बाद। अब बताओ ये कितना बचेगा? 100, ये कितना हो गया? 75, तो 70, ठीक, अपान, तो सॉल्व करेंगे तो 175 अपान कितना आएगा? 7/12। YCM निकालिए। M1 Y1 M2 Y2, ठीक, M3 Y3, 0.5 रूट अपान 50 प्लस 100 प्लस, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा? ये 0, ये 0, और ये आ जाएगा 75 √3 अपान कितना आ गया? कितनी बार जाएगी? 4। √3 बाई कितना आएगा? तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलिए? 7/12, √3 बाई, केवल सिर्फ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का रोल है, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। बिल्कुल मैथ आपको 0 आती है, आप इस चैप्टर कर सकते हो। ये हो गया, कोलिजन हो गया, इनमें कहीं रोल मैथमेटिक्स का नहीं है। ये भी चैप्टर आसान है, वर्क पावर भी ऐसे ही होता है, इजी, और सब स्कोरिंग होते हैं। अब की मैकेनिक्स से करीब 15-16 क्वेश्चन आए हुए थे, इसीलिए अब की हमने कूद फान नहीं किया, पूरा सिस्टमेटिक चलते हुए तब आएंगे आगे। लास्ट ईयर हम लोग क्या किए थे, वर्क पावर बाद में पढ़ाए थे, इसीलिए ब्रांचेस हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं कि जो रिपीटर है, मान लीजिए लास्ट ईयर कोई ब्रांच खींच गई हो, उसको पहले करके बैलेंस हो जाता है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया, मेडिकल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, इसलिए हम लोग करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी चीज़ें बदलने का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर जैसे कई सारी बॉडी
एक दूसरे के टच में हैं, तो हम ये करते हैं कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर फार्मूला यूज करते हैं। जैसे अब ये मान लीजिए पेन एक लेंथ ये हो गया, कोई एक अलग चीज़ है ये भी, ऐसे दोनों अटैच्ड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के YCM या XCM लगा दिया करेंगे। इतने करना है बस कि बॉडी का हम अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कोई कारपेंटर है, कोई खिलौना वगैरह टॉय बना रहा, इसमें ये ऊपर है, ये नीचे है, ये आपका कोन है, ये स्फीयर है, ऐसे है। तो कह रहे हैं कि इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो हम ये करते हैं कि ऐसे एक लाइन ड्रा कर लिया, या यहीं देखिए, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास ये यहाँ काम कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ काम करेगा। ठीक, अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग आते हैं। O डैश कोन का हमने बताया था बेस से कितनी हाइट पे काम करता सेंटर ऑफ मास, कितने पे, h/4। वर्टेक्स से 3h/4 और बेस से h/4। इसका मतलब हो गया, इसका नाम कोई हम दे दें, यहाँ पर ऐसे A दे दिया, ये O1 है, ये आपका O2 है। तो ये जो A1 आया आपका, AO1, ये जो होगा, इसकी हाइट पूरी दी गई 4r, तो 4r/4 कितना आया, बोलो। बेस से कितना बताया था, h/4। h कितना है हमारा यहाँ, 4r, देखो ये 4r दिया है, उसका बाई 4। अब हम दूसरा आ जाते हैं, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा वो कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा बताइए। वो डैश का कोऑर्डिनेट यहाँ वाला कितना हो जाएगा, एक्स पे तो जा नहीं रहे हैं और वाई जा रहे हैं, वाई कितना हो गया बताइए। ठीक, अब इसका जाओ O2 का, ये स्फीयर है जिसकी रेडियस, जिसका डायमीटर कितना है, 2r है, तो रेडियस कितना होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहां से यहां कितना हो गया, r हो गया। हमें तो ग्राउंड से लेना है, तो ग्राउंड से कितना आ जाएगा बताइए, यहां से 4r और r मिलके, तो इसका हो जाएगा 0, किसी डाउट हो तो फिर से बताया। कोन का हमने क्या बताया था, h/4। h हमारा क्या है, 4r है, 4r/4, तो क्या बचेगा, r बचेगा। ये स्फीयर है, सेंटर पे काम करेगा, 2r डायमीटर है, तो r क्या हुआ, रेडियस हुआ, तो इसका सेंटर ऑफ मास के बीच में काम करेगा, तो r ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4r हो गया, तो 4r मिलके क्या हो गया, 5r हो गया। कोई डाउट इसमें। अब कुल मिला के कहानी ये हुई कि ये ऐसे बना ले रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम निकाले हैं पूरी, ये कितनी आई है, r आई है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो निकाल रहे हैं वो कितनी आ रही है, 5r आ रही है। x एक्सिस 0 है तो XCM लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, केवल y दिया है तो हम क्या लगाएंगे, YCM लगाएंगे। तो बताइए YCM का फार्मूला क्या हो जाएगा, M1Y1 M2Y2 अपान M1 प्लस, लेकिन यहाँ मास नहीं दिया है, क्या दिया है, डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी किस में छुपी होती है, मास में। तो मास को ब्रेक करो, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू, तो देखिए ध्यान से, तो वॉल्यूम इनटू, इसको हम नाम देते हैं B1,
या B1 मतलब BC लिखते हैं कोन, डेंसिटी रो सी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी Y1, और स्फीयर का लिख रहे हैं V स्फीयर, रो स्फीयर, और इसको लिखा Y2 अपान V कोन, रो कोन, B स्फीयर और रो। अब थोड़ा सा यहाँ सा, अच्छा तुम्हारे यहाँ आएगा बस यहीं तक आ जाएगा, डेंसिटी नहीं कहेंगे, मास 2 गुना 1 गुना ऐसे कह देंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ हमारा मन हो रहा है बताने का तो हम जा रहे हैं, ठीक। अब इधर देखिए, ये बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होगा, VC इज इक्वल टू 4/3, नहीं कोन का होता है पाई R स्क्वायर H बाई, तो पाई तो ऐसे रख रहे हैं, कोन का रेडियस देखो यहां कितना दिया है 2R, तो 2R का स्क्वायर, इसकी हाइट कितनी है 4R बाई, साल करने कितना आएगा, ये 4/3, 4/3 नहीं 16/3, देखिए 16/3 पाई R⁴। अब ये थोड़ा सा फार्मूला आ रहा है तो थोड़ा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि याद तो किए नहीं होगे हाई स्कूल अगर हम कैसे पढ़ लिए हो, ऊपर वाला जाने। अब कौन हो गया, अब स्फीयर पे आ जाओ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई R⁵, यही होगा, R रेडियस दिया तो R³ हो गया। इनकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो वैल्यू हम रख रहे हैं, तो बताओ YCM अब क्या हो जाएगा, VC कितना आया है 16/3 पाई इंटू रो सी, और Y1 बताइए कितना है R, Y1 हो गया R। फिर बताओ स्फीयर का वॉल्यूम 4/3, Y2 बताइए और डेंसिटी बताइए, क्या माना है रो S, पूरे के नीचे बताओ VC कितना है 16/3 इंटू रो C, और ये बताइए 4/3 पाई R³ और रो स्फीयर। अब इधर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई 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 कैंसिल, 3 3 3 3 कैंसिल। अब R³ पे आ जाओ, R³ कैंसिल, क्या बचा यहाँ 16 रो सी R, यहाँ क्या बचा 20 रो, और यहाँ क्या बचा 16, यहाँ क्या बचा 4, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया था जरा बताइए, क्वेश्चन में किसकी डेंसिटी दी गई है, दिया गया है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का कोन का 12 टाइम, ये दिया है, ठीक। अब रख दीजिए, इसको रो सी रखो, इसको R रखो, 20, ये हो जाएगा 12, ये क्या है 16 है, ठीक, रो सी प्लस रो स्फीयर। अब रो स्फीयर की वैल्यू बताओ 12 रो सी, यहाँ पर है, यहाँ पर रो सी बस
अब सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये। चलिए ये 16 लंबा आ गया, 16 24 काट दो इसे ही, हटेगा 24 240 और 16 250 256 और रो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। और ये बताओ 48 और 16 कितना हो जाएगा? 8 6 और 4 1 5 1, 4 बार जाना चाहिए। 4 चौक 16 24, हाँ जो थोड़ा कमज़ोर किस्म के हों बस यहीं तक ध्यान देंगे, और जो थोड़ा सा 180 के ऊपर नंबर लाना चाहते हैं वो पूरा ध्यान दे देंगे। अब उतार डालो, मेडिकल लायक ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक आएगा, बस मास यहाँ दे देंगे, बस आगे नहीं जाएगा। हाँ तो 5 इसलिए आ रहा है, 4R तो हम ग्राउंड से ले रहे हैं ना, है? नहीं क्या, दोबारा जोर से बोलो। ग्राउंड से क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हमें ग्राउंड से ही बताना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास हमें ऐसे हवा नहीं बताना, हमें बताना पड़ेगा, कोई ना कोई बेस लेना पड़ेगा। और चूंकि अब ग्राउंड से रखा गया तो हम ग्राउंड से ही बताएंगे कितनी दूरी पे है। तो ग्राउंड से यहाँ से हम बताएंगे कि सेंटर ऑफ, अब 4R हमारा आंसर आया, इसका मतलब 4R यहाँ कहीं आएगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा। तो हमें ग्राउंड से ही हर चीज़ हम ले रहे हैं, ग्राउंड से ही तो बताना पड़ेगा, इसीलिए लिया है। अभी और आ रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा तरीका इसका और थोड़ा शार्ट में था, लेकिन अब हम लोग दूसरा मेथड पकड़ लिए। अदरवाइज यहीं से वॉल्यूम डेंसिटी डिवाइड कर देते, डिवाइड करने का थोड़ा सा जो इजी मेथड मिल जाता आपको। हमने सोचा लोग समझ में आ जाए, थोड़ा सा और स्टेप खोलते चले गए तो ज़्यादा ही स्टेप खुल गया है। अब ये 2 बॉडी 3 बॉडी सिस्टम वाला थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी और तो और इजी है एकदम। फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो सब आसान है एकदम। चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये काफ़ी रिपीट हुआ है मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में। क्वेश्चन है, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट विद डायमेंशंस शोन इन अ फिगर इज लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, force F is applied at point P parallel to AB such that object has only translational motion without rotation. Find the location of P respect to C, ये ग्राउंड का। अब थोड़ा यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझो। जैसे ये पेन है और इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया यहाँ बीच में काम कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ काम कर रहा है यदि वहाँ हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी आगे की ओर ऐसे मूव करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और यदि इसके थोड़ा ऊपर नीचे लगाएंगे तो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। जैसे जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहाँ ना लगाओ फोर्स, उसके थोड़ा ऊपर नीचे लगाओगे तो ये बॉडी अपनी जगह क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास पे हम लगा रहे हैं फोर्स, तो बॉडी आगे की ओर कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट बताओ जहां फोर्स लगाने से बॉडी में क्या हो? ट्रांसलेटरी मोशन हो, रोटेशनल मोशन। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? जहां सेंटर ऑफ। अब इसी बात को सीधे न कह के टेढ़े पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है। एक चीज़ ये भी जानना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जहाँ काम करेगा वहाँ फोर्स लगाने से बॉडी में केवल कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ये मामला है बस, बाकी और कोई रोल नहीं फोर्स वगैरह का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं, ठीक। ये लेंथ 2L है, ये लेंथ L है। अब देखिए क्वेश्चन को,
इसकी लेंथ पूरी 2L है और इसकी लेंथ क्या है, बाकी सब चीज़ आइडेंटिकल है, मीन्स एक ही मेटल की बनी हुई हैं, एक ही क्रॉस सेक्शन, सब चीज़ एक ही है, बस लेंथ में चेंज है। तो अब ये बताओ कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच में काम करेगा, होमोजीनियस है तो, और इस रॉड का इसके बीच में काम करेगा, इसे रॉड रखा है तो ये काम करेगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, ऐसे रखा ये काम करेगा। तो कहने के सेंस इसको हम O कह लें और इसको O डैश नाम दे दें, तो हम ये यहाँ पॉइंट बना लिया ऐसे, ये पॉइंट आपका O हो गया, ये पॉइंट आपका O डैश हो गया। ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी। 2L पूरा है तो यहाँ से यहाँ तक 2L है, ये तो हाफ क्या हुआ। अच्छा अब इसकी बता दो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये बोलो। अबे 2L होगी, और क्या, इसमें क्या दिमाग लगाना है, इसी जस्ट ऊपर रखी हुई है। थिकनेस के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, नेग्लेजिबल मानेंगे। कोई लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ये है इसके ऊपर ऐसे रखी है तो इसके बीच में होगा, अरे 2 मीटर की है या 1 सेंटीमीटर की है तो उसको चाहे ऐड करो चाहे ना करो, थिकनेस होता तो कुछ बताते ही बताते। तो कहने सेंस हो गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास O पे हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास O डैश हो गया। ये लेंथ सबको समझ में आया। अब फॉर्मूला YCM लगाएं, जब Y की तरफ दिया हो तो YCM लगाओ, X तरफ दिया तो XCM लगाओ। इसमें मास की जरूरत पड़ेगी, मास के बारे में कुछ कहा नहीं है, मास कैसे निकालोगे। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब बता दो, बाकी सब सेम है, क्या चेंज हो रहा है, तो जिसका लेंथ ज़्यादा उसका मास भी, तो नेचुरल सी बात है इसका मास 2m होगा और इसका मास, तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इसका मास हमने लिया 2m और इसका मास हमारे पास क्या हो गया। ये समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि लेंथ 2 टाइम्स है तो मास भी 2 गुना हो जाएगा। हाँ डेंसिटी अलग अलग होती तब बदल जाता, अलग अलग आ जाता। और हमें लग रहा अब कोई दर्द नहीं होना चाहिए, YCM बोल दो क्या हो जाएगा, M1 Y1 M2 Y2 M1 प्लस, चलो इसको हमने M1 माना है तो 2m, ये लेंथ कितनी है, इसको हमने M2 माना है, M इंटू अपान कितना आ जाएगा बताइए, 2ml 2ml तो 4/3। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी लोग कर सकते हो, बस ध्यान से वही 2 स्टेप देखना है बस आपको। ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं अपने हिसाब से, उनको अलग कर लो कि हाँ इसमें से हम कर लेंगे, इसमें से कर लेंगे, उतना छांट डालो बस। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना, मतलब एल शेप का ये कोई स्ट्रक्चर है, विद डायमेंशंस एज शोन इन फिगर, द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। ये C1 C2 एंड C3। चलिए इधर देखिए, ये X एक्सिस ले लिया इसको हमने। ये बताओ C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, सारे 1 मीटर के हैं, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। C1 कोऑर्डिनेट बताओ, सीधे ऐसे नीचे आ जाओ, ये आपका x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो C1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 कामा, मतलब वो दिया है लेकिन हम बताना चाह रहे हैं वो एग्जाम में आएगा तो ये नहीं दिया रहेगा, ठीक।
ये समझ में आया सबको? अब C2 पे आओ। C2 कोऑर्डिनेट बताइए। यहाँ तक 1 हुआ और इसका ½ होगा ये, तो 0.5 और तो कितना हुआ 1 पॉइंट, और ये हाइट, ये वाली हाइट 0.5 होगी। भाई ये पूरी 1 है तो उसका ½ कितना होगा? C3 इसका बताओ, ये कितना हुआ 0.5 और ये कितना हुआ? बस अब यहां देखो क्या है, x कोऑर्डिनेट भी दिया है, और तो हमें x CM भी निकालेंगे और y CM भी निकालेंगे, दोनों निकालना पड़ेगा। अच्छा, पूरे लैमिना का मास दिया 3 kg और 3 स्क्वायर्स में बन रहा है, तो हर एक का मास कितना हो जाएगा? अब आ जाते हम लोग इधर, देखिए x CM M1 1 x1 0.5। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए जहां से फिजिक्स शुरू हुई कोई प्रॉब्लम नहीं। 1, फिर बताओ x2 1.5, फिर 1.5 अपान M1 M2 1 + 1 प्लस ये कितना आया 0.5, 0.5 1 हुआ 2.5। y CM आइए, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। M1 y1 M2 y2 M3 y3। अब बताओ, और ये भी कितना आएगा? बस यही होगा आंसर। दीपावली के पहले हम लोग मैकेनिक्स पूरी ख़त्म, हीट ख़त्म, लाइट ख़त्म, 3 ब्रांचेज आप बड़ी ब्रांचें निपटा चुके रहेंगे। दीपावली के जस्ट बाद फिर स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैट, और उधर स्टार्ट हो जाएगी साउंड। अब जो लोग मान लो नया क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो जो हम करा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं को आप 2-3 बार करिए। जब ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तो अपने आप निकलने लगेंगे। किसी क्वेश्चन आगे नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसमें हमने सारी वैरायटियाँ रखी हुई हैं, तो इनको आप बार बार करिए। इसमें भी जो आपको टफ लगते हैं उनको किनारे कर दो। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर मान लिया हमने 60-70 क्वेश्चन कराए, 50 ढंग से कर लीजिए, 40 कर लीजिए। कोई 45 ला रहा है, 45 में 40 क्वेश्चन करिए, क्या प्रॉब्लम है? तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये सोचो नहीं हम 45 ही करके मानेंगे, तो मानते रहिए, कौन रोक रहा है? भैया आप अपने हिसाब से काम करिए ना। हर आदमी का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है ना, हर आदमी के एक जैसा सिचुएशंस होती हैं। किसी को 10 में इंटर में अच्छी टीम मिल गई पढ़ाने वाली, उसका बेस अच्छा हो गया है। किसी को नहीं मिली तो उसका बेस अच्छा नहीं है। अब यहाँ तो सबको लेकर चलना पड़ रहा है, तो यहाँ तो ये भी देखना पड़ता है जो अच्छा ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे, उसको ये लगे कि हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक जो एकदम लोअर ब्रेन है उसको भी लगे कि हमको भी कुछ मिल रहा है। तो सबको एक ही घाट पर सारे बकरी और शेर को जो है पानी पिलाना होता है। तो टफ चीज़ें होती हैं। एक लेवल ब्रेन छट के पढ़ाना हो, देखो चलिए इधर। अच्छा, अब इसको हम बता दे रहे हैं, तुम लोग खुद कर लेना। इसका कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो जाएगा। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पी क्यू के टर्म में दिया है, तो इसका सीधे क्या हो जाएगा? पी क्यू, और इसका क्या हो जाएगा? पी आर। पी आर, पी से यहाँ से निकालोगे ना तो पी आर। इसका तो हो गया 0, इसका हो गया पी क्यू, इसका हो गया पी आर। सारे आइडेंटिकल है, सबका मास क्या होगा? सेम। तो एक CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपान M1 प्लस M2 प्लस
बाई 3 वाला आ जाएगा। कर लोगे? ये रहने देना, इसको मत करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन है मास M1 M2 M3 गिवन है, R1 R2 एंड R3 आपको दिया है रेस्पेक्टिवली। हमें लग रहा है बताने लायक नहीं है, बता दें क्या करूँगा? अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नहीं बता रहे हैं। 1 इंटू R1 प्लस 2 इंटू R2 प्लस 3 इंटू अपान M1 प्लस M2 प्लस, अब ये क्वेश्चन कर चुके इस तरह का, तो ये वाला हम कर रहे हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 2 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m लेंथ l आर कनेक्टेड एज शोन। ठीक, लोकेट सेंटर ऑफ मास। अब इन्होंने यहां कुछ नहीं बताया कहां से निकालना है। नेचुरल सी बात है, ग्राउंड हम यहां से निकालेंगे, अदरवाइज वो कहते तो यहां से निकालेंगे। तो इसी को हम क्या मानेंगे? देखो, इसको मान लेंगे x एक्सिस और इसको क्या मान लेंगे? अब देखिए आइडेंटिकल है, मास सेम है, फिर वही बात, दो बॉडी है, दोनों सेंटर ऑफ मास निकालो। अब हम दोनों का आंसर निकाल देंगे कि यहां से हम मान के चलें और यहां से मान के चलें, दोनों का अलग अलग निकाल देंगे। चलिए, इसका तो यही काम करेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां से लेकर x पर जाना नहीं, y पर जाना है, तो 0,l/। इसका कोऑर्डिनेट बताइए, पूरा l है तो आधा कितना हो जाएगा? l/2। तो ये इतना l/2 हुआ, और ये भी कितना हुआ? तो l/2 l/2, l/2। बोलो। अच्छा, अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन में यदि ये यहां से लेकर चले होते तो दोनों को दो आंसर आता ना, x कोऑर्डिनेट भी आता और y कोऑर्डिनेट भी आता, क्योंकि यहां पर हम देखें x और y दोनों दिया है ना। तो यदि यहां से पूछ रहे होते सेंटर ऑफ मास, तो हम फिर x CM और y CM दोनों लगाते, तो यहां आंसर में दोनों दिया होता। लेकिन यहां केवल क्या दिया है? इसका मतलब जानते हो कहाँ से पूछा गया है? सेंटर से, यहाँ से पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना। कैसे कर लोगे? एक CM करोगे मास, अरे हम कर ही दे रहे हैं यार। M1 x1 M2 x2 अपान y CM बताओ। M1 y1 M2 y2। बात समझ में आया? निकाल लोगे ना? अच्छा, अब जो क्वेश्चन है हम उस पर आ जाते हैं। ये अब जब यहां हम इसी को मान लेंगे, ये x एक्सिस हुआ और इधर क्या हुआ? यहां कहीं ये तो बताने लायक ही नहीं है। अब पूरा लेंथ यहां से यहां तक क्या है? तो आधा क्या हुआ? l/2। तो l/2 सीधे यहां से जब निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेट सीधे सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? l/2। और y भी कहे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लेकिन यहां से कहते, यहां से निकालना होता तो हम इस तरह निकालते, दोनों का सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो 0,0 ही हो जाएगा। इसका रुक जाओ, नहीं रुको, इधर देखो, इसको हमने O कहा, इसको क्या कहा? O का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? O डैश का क्या हुआ? Y एक्सिस क्या जा रहा है? तो x CM निकाल लो। M1 x1 M2 x2 M प्लस, तो आंसर आएगा MM कैंसिल हो जाएगा, l/, दोनों राट है ना, दोनों कंबाइंड निकालेंगे। अकेला होता तो l/2 आंसर आ जाता, लेकिन ये भी और ये भी दोनों कंबाइंड, यहां से जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितनी दूरी पे आएगा? l/4 पे आएगा।
और यहाँ से निकालना होगा तो ये हमने बना दिया है, जाके कर लेना घर पे। ठीक, अब उतार डालिए। इन्हीं चैप्टरों को खूब रिवाइज को 2-2 बार टेस्ट इसीलिए करा रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज में आ रहा है, एक रेगुलर टेस्ट में आ रहा है। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन कर रहे हैं, मेहनत करिए। अच्छा, अब ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको तुम लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि इस तरह बहुत हो गए, फिर जो हम बताएंगे। अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ इसमें 22 वाला छोड़ के बाकी टल कर लेना है, उसको रहने देना। इधर देखिए, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल आर स्क्वायर ठीक। अब है तो वही नहीं, आर स्क्वायर नहीं, आर डी एम अपान डी एम। अब आर डी एम है तो देखो M1 R1 प्लस M2 R2, तो M बदल रहा है ना, R बदल रहा है, M R ऊपर और नीचे क्या होता है, M1 M2 आता तो केवल मास हो गया। ऊपर मास और डिस्टेंस दोनों होती, दोनों आ गया, नीचे केवल मास हो गया। ठीक, अब हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं? जैसे ये रॉड यूनिफॉर्म है तो बीच में काम करेगा। नॉन यूनिफॉर्म है, अब ऐसे मोटा होता जा रहा है ऐसे, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास हम किससे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से निकालेंगे। और इंटीग्रेशन फार्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रल आर डी एम अपान इंटीग्रल डी एम। लिमिट ले लिया करेंगे, जो भी दिया जाएगा वो लिमिट ले लेंगे। ठीक, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, केवल एक्स एक्सिस में एक्स वेरिएशन दिया गया तो एक्स सी एम निकालेंगे। तो बताइए एक्स सी एम क्या हो जाएगा? एक्स डी एम और वाई सी एम क्या हो जाएगा? और जेड बताओ, जेड सी एम क्या हो जाएगा? बस जो दिया जाए, जिसमें वेरिएशन दिया जाए, एक्स में दिया जाता है एक्स, वाई में दिया जाता है वाई, जेड में दिया जाता है जेड, जैसा दिया जाए उसे करेंगे। बहुत आसान है, भी क्वेश्चन होते हैं एकदम। इंटीग्रेशन के बस वही 3 फॉर्मूले आपके काम करने, ज़्यादा करने नहीं है। चलिए देखिए, लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड, इस वर्ड को ध्यान दे रहे हैं, नहीं खतरा हो जाएगा। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। बस क्लियर हो गया? क्या कहेंगे उसको? यहाँ लीनियर डेंसिटी का मीनिंग हो गया मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये नहीं समझ पाओगे फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो लेमडा का मतलब हो गया, लेमडा का मतलब हम समझेंगे डीएम। अब देखो वेरिएशन एक्स में दिया तो डीएम बाई डी एक्स कर लेंगे, वेरिएशन वाई में दिया होगा तो डीएम अपान डी वाई कर लेंगे। ये किसके इक्वल हो रहा है? तो ये बताइए डीएम किसके इक्वल हो जाएगा? अब कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना है और लेंथ का रॉड 3 मीटर है। तो बताइए एक्स सी एम लगाएंगे, बोलिए। इंटीग्रल 0 से लेकर कहां तक? 3 मीटर। लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 3 हो गई। फॉर्मूला यहां बन जाएगा एक्स डी एम अपान 0 to 3, ये डी एम हो गया। तो अब बताओ 0 to 3, एक्स ऐसे रहने दो, डीएम की वैल्यू अपान
और एक स्टेप आइए, इसको इंटीग्रेट करिए, 2 का बताइए क्या आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, बोलो। अब इसको इंटीग्रेट करिए, लिमिट सीधे हम यहां लगा दे रहे हैं, अपर लिमिट माइनस इसमें भी लगाइए अपर लिमिट माइनस ये 9 आ जाएगा यहाँ। ये बताइए 12 और 9, 12 9 20, बोलो कहाँ, यहाँ ये नहीं, 3 3 जा हो गया 27, और 3 से फिर डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया, बोलो उतार डालो। अब बताओ, इसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, खूब हमने इंटीग्रेशन बताया है, बस इसकी फिजिक्स बस है यहीं तक है, इतनी बस, बाकी सारा रोल जो इंटीग्रेशन का है वो है, और वो हम लोग पीछे खूब पढ़े हुए हैं, बोलो। अब वो ना आता हो तो तुम्हारा रोल, तुम्हारी गलती है, ये ना आता हो तो हमारी गलती है, और ये आ गया होगा सबको, नहीं आ गया 4 बार लिख डालना जाके। अभी लेमडा केवल इतने ध्यान देना है, लीनियर डेंसिटी मतलब dm/dx, इतने ध्यान देना और कुछ नहीं करना है, बट डीएम की वैल्यू निकल आई, एक्स डीएम का फॉर्मूला उठा के रख दिया, वैल्यू रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इतने करना है, बोलो। मेडिकल में ज़्यादातर इसे लेमडा इज इक्वल टू एक्स, लेमडा इज इक्वल टू 2x, ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे आपके। 12 अरे 7 है, ट्वेल्व अपान ठीक हो गया सबका। चलो इन दोनों में से बताओ कौन सा करा दें, बोलो, ऊपर वाला, जैसी मर्जी तुम लोगों की। अब देखिए, द डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड लेंथ 1 मीटर गिवन बाई, ये डेंसिटी वही वाली है लीनियर डेंसिटी, इसको भी वही लिखेंगे dm अपान ठीक है, x वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक, और रॉड की लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर मतलब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, तो xcm इंटीग्रल, ध्यान दो, 0 to 1 लगाओगे लिमिट, जब 1 मीटर है तो 0 से 1, ये रॉड 1 मीटर है तो यहाँ से निकालें तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, x फॉर्मूला लिख देते हैं, x dm, ठीक। अब देखिए इधर, चलो
0 to 1 x dm की वैल्यू बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपान dm, ये बस इतनी फिजिक्स है, बाकी रोल मैथमेटिक्स से शुरू हो गया यहाँ से। अब बताओ, इसको एक स्टेप और ले जाओ, एक कांस्टेंट बाहर कर ले रहे हैं इसको हम, x प्लस, ठीक, यहां भी ये बाहर कर लो, ये कैंसिल हो गया। ये बताइए इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 अपर लिमिट माइनस यहां देखिए, बस बोलो कितना आ जाएगा ये बोलो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको ओपन करो, जैसा ऑप्शन दिया वैसे कर लो, बोलो लेकिन ज़्यादा मेडिकल जो आएगा, ज़्यादा लेमडा बराबर x दे दिया, लेमडा बराबर x स्क्वायर, बस ऐसे ही आया है, बहुत ईजी। घर पे जाके इसको किया करो, करने के बाद देखो जब नहीं आ रहा, देखो कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो, कहाँ पे आ रहे हो। अब हम लोग आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ, और इसमें पहला पढ़ेंगे वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अब ये पेन है, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये पेन इधर को जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, मूव करेगा आगे को। तो मूव करेगा तो वहाँ वेलोसिटी भी होगी, वहाँ एक्सीलरेशन भी होगा। तो VCM, तो हमारे पास फॉर्मूला है RCM। क्या फॉर्मूला था बोलिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, अपान, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे जो डिस्टेंस उसी करेंगे तभी तो वेलोसिटी मिलेगी, इसलिए dr/dt कर रहे हैं। अब बताइए dr/dt ये हुआ क्या, VCM, और ये बताइए B1, और ये क्या हुआ, M1 B1 अपान सिर्फ चेंज क्या हुआ बताओ फार्मूले में, जहां R1 R2 था वहां क्या हो गया, B1 B2 हो गया, बस इतने चेंज आया। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, dV/dt, ये बताओ क्या है,
एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बोलिए ये क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, m1 प्लस, बस ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी क्या हुआ। तो कोई नया फार्मूला नहीं हुआ, सिर्फ जहां R1 R2 आपका होता था वहीं क्या हो गया B1 B2 और वहीं हो गया आपका A1 A2, एक ही फार्मूला लगभग चल रहा है आपका। RCM में ही जहां पर हमारे पास था R1 R2 उसकी जगह क्या हो गया B1 B2 और एक्सीलरेशन में आए तो क्या हो गया, एकदम आसान कैलकुलेशन, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक, अब इसमें एक इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये आता है कि यदि कोई पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न कर रहा हो, बॉडी म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव कर रही हो, तो इसका BCM और ACM दोनों क्या होता है, जीरो होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसे रुके हुए हैं, इनको छोड़ दो तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे और वहां मिलेंगे जहां इनका सेंटर ऑफ मास था पहले। मान लीजिए दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां रहा हो तो ये अपने आप ऐसे मूव करेंगे कि जहां सेंटर ऑफ मास था वहीं जाके मिलेंगे। तो वहीं जाके मिलेंगे मतलब क्या हुआ, यहां थे तभी यहां था, यहां आए तभी यहां था, यहां आए तभी यहां था, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसी कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों जो पहले था वही पहले रेस्ट में था तो क्या होगा, जीरो होगा। अब ऐसे ही मान लीजिए दो प्रोटॉन है, अब ये ऐसे रख दिया, सेंटर ऑफ मास यहां काम कर रहा था, ये मूव करेंगे रिपल्सन से, अपने आप ही कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज, ये ऐसे मूव ही करेंगे कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां पहले था। तो ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हुआ आपका कि क्या हो जाएगा कि इफ पार्टिकल्स मूव ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन देन VCM एंड ACM विल बी जीरो। अब इस पर क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। Particle A and B initially at rest move towards each other under mutual force of attraction. At the instant when the speed A is V and speed of B is 2V, the speed of center of mass of system क्या हो जाएगा, जीरो। अपने आप म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो BCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है। ठीक, अब देखिए अब हम ये क्वेश्चन इनको करने जा रहे हैं 28 और 29। अब देखो एकदम आसान से, कुछ भी नहीं करना इसमें। ट्वेंटी 28 देखिए, टू पार्टिकल्स हैविंग सेम मास 2 kg, 2 kg एंड तो दोनों ही 2 kg हो गए, विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर और 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट वाला मामला नहीं है, म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं मूव कर रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन, तो जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बताओ BCM क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलो, M1 B1 प्लस M2 B2 अपान M1 प्लस, बताइए 2 इंटू अपान 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 8, 12, 8, 20, 4, आंसर क्या आया, बताओ, चौथे क्लास का क्वेश्चन है। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में कह रहे हैं दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं,
ये इधर जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो बताइए BCM अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू -6 इंटू माइनस क्यों लिया हमने बताओ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक इधर जा रहा है एक उधर से आ रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको क्या ले लेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 -4/4 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है जब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो सेंटर ऑफ मास उधर को जाएगा, जैसे अब ये 2 पार्टिकल है अब ऐसे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी इधर को जाएगा। लेकिन जब 2 पार्टिकल अपोजिट आएंगे तो सेंटर ऑफ मास किसके साइड में चलेगा, जिसका वेलोसिटी नहीं, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। वेलोसिटी नहीं लेंगे, मोमेंटम लेंगे। देखिए मोमेंटम 6 इंटू 2 12 आया और उसका कितना आया 8 आया, तो जो 12 वाला है उसकी तरफ मूव करेगा। यही नेगेटिव साइन हमारा बता रहा है कि VCM मूव इन दैट डायरेक्शन विच हैव ग्रेटर मोमेंटम, जिसका मोमेंटम क्या होगा ज़्यादा होगा। तो उतार लो, इसको लिखा लें, कोई खास बात नहीं, सभी लोग कर सकते हो एकदम। ओके, नीचे नोट लिख लो, ये इफ बोथ पार्टिकल्स move in opposite direction, then velocity of center of mass move in the direction of that particle which have greater momentum, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। 29 देख लीजिए फिर बताइए। ये क्वेश्चन आइटम 2 बार आया, मेडिकल में 1 बार आया है। क्वेश्चन है 2 blocks masses 5 kg and 2 kg, ठीक, आर प्लेस फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, ये लाइट स्प्रिंग से कनेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि एन एक्सटर्नल किक गिव्स द वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड हेवियर ब्लॉक। हेवियर ब्लॉक कौन सा, ये वाला है। अब इसको हमने वेलोसिटी दे दिया 14 मीटर पर सेकेंड का, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन रिड्यूस द वेलोसिटी गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, मींस विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास BCM। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ दिमाग में चीज़ ये आती, फार्मूला तो आप लगाओगे M1 B1 M2 B2 M1 प्लस M1 आपका 5 है, ये 14 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डाउट यहाँ आता है कि यहाँ हम क्या रखें, तो यहाँ क्या रखेंगे। एक्चुअली मामला ये हो रहा है जैसे हम किक करते हैं उसी समय की बात हो रही है, तो उस समय ये रुका ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद मूव करेगा। बस यही थोड़ा डाउट आता है कि हम इसकी वेलोसिटी क्या लें। तो जब हम t = 0 टाइम इसको हम किक कर रहे हैं तो ये मूव करेगा और ये मूव थोड़ी देर बाद दोनों मूव करेंगे। और नीचे मास बताओ क्या हो जाएगा, बताओ 5 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 70/7, कितना आया 10। ठीक, उतार डालिए, बाकी कल।